ओके, सो हम बात कर रहे थे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स ऐसे सिस्टम हैं जो कि एट द सेम टाइम लीनियर भी हों और उसके साथ साथ टाइम इनवेरिएंस भी उनके अंदर मौजूद हो। तो अब ये मिसाल के तौर पर हमने ये मॉडल डेवलप किया था, ठीक है ना। हमने ये कहा था कि सिग्नल है जो कि कॉम्बिनेशन है यूनिट स्टेप सिग्नल्स का या यूनिट स्टेप फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है ये कंप्लीट सिग्नल, और इस सिग्नल को हमने पास कराया था डिस्क्रीट टाइम चैनल के अंदर से। डिस्क्रीट टाइम चैनल के अंदर से पास कराने के बाद हमें कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म मिला था। फिर हमने इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की कि इसके अंदर डिले मौजूद है, इसके अंदर ऑफसेट मौजूद है, इसके अंदर अटेन्यूएशन मौजूद थी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो डिस्क्रीट टाइम चैनल है ये क्या लीनियर टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है। इसका आंसर ये है क्योंकि ये इक्वेशन देखें, यहाँ पर जो जो सिस्टम था, सॉरी ये चैनल जो है, इस चैनल के थ्रू जब आप इस सिग्नल को पास करेंगे तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसने डिलेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द टाइम इनवेरिएंस कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सिग्नल जिस पॉइंट से या जिस टाइम से स्टार्ट हो रहा था सेम उसी टाइम के ऊपर ये रेस्पॉन्स यहाँ पर रिसीव हुआ, या इसके अंदर डिले, अगर यहाँ पर डिले कोई नहीं था तो यहाँ पर भी डिले कोई नहीं है। इसी तरह से अगर हमने डिले इसके अंदर डाला है, सिग्नल के अंदर डाला है, तो सेम डिले हमें, सेम अमाउंट ऑफ डिले हमें यहाँ पर मिला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिले जो है वो हमने नहीं लगाया, इस सिग्नल के अंदर कोई डिले डाला नहीं है। तो हम ये इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं चैनल के थ्रू, डिस्क्रीट टाइम चैनल के थ्रू, बट हमें डिले मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से हमें ये ऑफसेट टर्म मिल रही है। ये आपने ऊपर देखी है इक्वेशन, पिछले लेक्चर्स के अंदर ये इक्वेशन देखी है कि सी जो है वो एक ऑफसेट है जो कि ऐड हो रहा है इस कंप्लीट इक्वेशन के साथ। तो ऑफसेट जो है वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमें मिल रहा है, इसके साथ साथ डिले हमें मिल रहा है, और स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर इस जो स्केल था वो 1 था, जबकि यहाँ पर जो हमें स्केल मिल रहा है वो हमें k मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये जो सिग्नल जब यहाँ पर इस डिस्क्रीट टाइम चैनल के थ्रू पास हुआ और रिटर्न में हमें ये सिग्नल मिला, तो ये वो तमाम चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहा है जो कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये चैनल, डिस्क्रीट टाइम चैनल जो है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप पीछे पहले देख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप रेस्पॉन्स की। इफ़ अ सिस्टम इज़ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम then you can find the output just by knowing the output to almost any non-zero input function। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन का रेस्पॉन्स, ठीक है ना। सपोज दिस सिस्टम इज LTI सिस्टम और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इस लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के अंदर से आपको ये पता है कि ये सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। आप इस सिस्टम के अंदर से u ऑफ n को या यूनिट स्टेप फंक्शन को पास कराएंगे तो आपको रेस्पॉन्स पता चल जाएगा, ठीक है। आपको यूनिट स्टेप फंक्शन पता था, उसका रेस्पॉन्स पता था, अब आप इसके डिलेड वर्जन लेते जाएं और इस सिस्टम के थ्रू पास कराते जाएं और आप देखते जाएं कि उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ये श्योरिटी होनी चाहिए कि सिस्टम जो है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इसमें से यूनिट स्टेप फंक्शन को पास कराया और आपको रेस्पॉन्स मिल गया। जब आपको ये तीनों चीज़ें पता चल गई, देन यू कैन फाइंड द आउटपुट जस्ट बाय नोइंग द आउटपुट टू ऑलमोस्ट एनी नॉन जीरो इनपुट फंक्शन। ओके, वी चूज द यूनिट स्टेप फंक्शन एज द इनपुट। यहाँ पर हम यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं।
स्टेप रेस्पॉन्स एस ऑफ एन, ये इसका स्टेप रेस्पॉन्स है, द आउटपुट टू द यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, हम ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है देन हम किसी भी सिग्नल का आउटपुट मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द आउटपुट टू ऑलमोस्ट एनी नॉन जीरो इनपुट फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखें, जब हम मालूम करना चाहते हैं कि आउटपुट ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो हम 3 स्टेप्स के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअल सिग्नल x ऑफ n है, ठीक है, ये x ऑफ n सिग्नल है। हम इसको 2 कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। इस x ऑफ n को हम 2 कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, इसमें जब आप इस यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर आप ऐड कराएंगे ये पार्ट, तो आपको ये x ऑफ n मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट ये है स्टेप 1, राइट द इनपुट एज अ सम ऑफ स्केल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। इनपुट सिग्नल को आपने लिखना है स्केल्ड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल को आपने लिखना है सम ऑफ स्केल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। स्केल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब ये कि आपने इन दोनों पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आपने ये देखें, ये स्केलिंग फैक्टर लगा दिया माइनस, इसलिए ये स्केल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक्चुअल यूनिट स्टेप फंक्शन में से जब आप इस डिलेड वर्जन ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन को माइनस करेंगे तो आपको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, सेकंड स्टेप के अंदर यूज होमोजेनिटी एंड टाइम इनवेरिएंस टू कंप्यूट रेस्पॉन्स टू इंडिविजुअल स्टेप्स। सही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और टाइम इनवेरिएंस को चेक करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता था कि भाई ये x ऑफ n है, इसका रेस्पॉन्स हमें जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल, तो यहाँ पे भी 0 के ऊपर ही ये सिग्नल स्टार्ट होकर हमें मिल रहा है, ठीक है। इसका जो रेस्पॉन्स है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन ये थी इनपुट सिग्नल की, आउटपुट के ऊपर इस सिग्नल की या आउटपुट रेस्पॉन्स जो है वो इसका ये मिल रहा है हमें। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है या जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन को जब हमने सिस्टम में से पास कराया तो हमें ये सिग्नल मिला। तो इसमें क्या चीज़ है, होमोजेनिटी कंप्लाई हो रही है। होमोजेनिटी कंप्लाई इस तरह हो रही है कि यहाँ पर अगर 1 का स्केल था तो मैक्सिमम ये भी स्केल इसका 1 है। ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर ये ब्लरिंग आ रही है, ब्लरिंग ज़रूर मौजूद है बट कंप्लाई कर रहा है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को कंप्लाई कर रहा है। जितना स्केलिंग फैक्टर से मौजूद था आउटपुट के ऊपर भी इतना ही स्केलिंग फैक्टर मौजूद है। इसी तरह से टाइम इनवेरिएंस, ठीक है, टाइम इनवेरिएंस जितना डिले इस सिग्नल के अंदर मौजूद है उतना ही डिले इसके रेस्पॉन्स में है। इसी तरह से जितना डिले इस सिग्नल के अंदर है उतना ही डिले इस सिग्नल के अंदर मौजूद है। तो u ऑफ n का रेस्पॉन्स यहाँ पर मिल गया हमें और माइनस u ऑफ n माइनस 5 का रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करना है। तो ये दोनों इनपुट सिग्नल्स थे, तो इन दोनों इनपुट्स को हमने कंबाइन किया तो आपको ये सिग्नल मिल जाएगा, x ऑफ n मिल जाएगा, यानी ये वाला सिग्नल मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों आउटपुट्स को कंबाइन करेंगे तो आपको ये वाला रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, देन हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल स्टेप रेस्पॉन्स की। जब हमने कहा कि हम यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसको किसी LTI सिस्टम में से पास कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हम यूनिट स्टेप फंक्शन को किसी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में से पास करते हैं तो कुछ इस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है हमें। अब ये मॉडलिंग इसकी समझ लें, ये मॉडलिंग ये इसका मॉडल है, रेस्पॉन्स का एक मॉडल है। यानी हमने यूनिट स्टेप फंक्शन दिया और उसका रेस्पॉन्स जो था वो कुछ इस फॉर्म के अंदर मिला। अब इसके अंदर
के जो है वो अटेन्यूएशन फैक्टर है, ठीक है, यानी के जो है मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड इसको कंसिडर कर लें, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ये ब्लरिंग फैक्टर है, यहाँ पर आप ये देख लें ऊपर लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है। चेंजेस इन एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, जो कि एक स्केलिंग फैक्टर है, और ब्लरिंग ऑफ ट्रांजिशंस को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम इसको ये कह रहे हैं कि अगर ब्लरिंग ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, अच्छा ये देख लें, तो ब्लरिंग ऑफ ट्रांजिशन यानी ए की वैल्यू जो है ये 0 से लेकर 1 तक के दरमियान में हो सकती है, ठीक है। और ये जो के है ये एम्पलीट्यूड है या स्केलिंग फैक्टर है, इसको हमने कांस्टेंट रखा है, इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमने जो ब्लरिंग ऑफ ट्रांजिशन है उसकी वैल्यू 0.8 ले ली है। अब 0.8 को आपने यहाँ रखना है, और जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, देखिए n की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो ये a की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, a की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू 1 है, 1 में से सबसे पहले हम इनिशियली देख लेते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास इनिशियली n की वैल्यू 0 है, ठीक है, n की वैल्यू 0 है यहाँ पर, ओके, तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 + 1 1 के बराबर हो जाएगा, और a की वैल्यू 0.8 है, ठीक है। तो 0.8 का मतलब क्या होगा, 0.8 का मतलब यह है कि n की पावर 0 + 1 0.8 आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। और 0.8 को जब 1 में से माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो ये 0.2 यहाँ पर आ गया, और इसका जो स्केलिंग फैक्टर था वो 1 था। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, इसको आप जब एवेल्यूएट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 0 के ऊपर, यानी n की वैल्यू 0 थी तो, और a की वैल्यू 0.8 है, तो जब इस इक्वेशन को आप एवेल्यूएट करेंगे तो आपको 0.2 मिलेगा। 0.2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी k की वैल्यू के साथ, तो आपको 0.2 ही मिलेगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 0.2। अच्छा, उसके बाद ये 0.2 जो है ये यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये हम यूनिट स्टेप फंक्शन का रेस्पॉन्स देख रहे हैं, s(n) जो है वो रेस्पॉन्स ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ 0.2 यहाँ पर आ गया था, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी, ठीक है, ओके। देन फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने n की वैल्यू 1 ले ली। जब n की वैल्यू 1 ली तो 1 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो 0.8 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, 0.8 से कम हो जाएगी वैल्यू। तो जब 0.8 से कम वैल्यू होगी तो अल्टीमेटली कोई ना कोई छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू 1 में से माइनस होगी, तो और उसके बाद फिर k से मल्टीप्लाई होगी, तो फिर ये राइज होना शुरू हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से फिर जब n की वैल्यू मज़ीद बढ़ना शुरू होगी, अगर n की पावर 10 हो गई तो 10 यहाँ पर आया, 10 + 1 11 हुआ, 0.8 की पावर 11 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और वो वैल्यू जब 1 में से माइनस होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पलीट्यूड जो है इसकी वैल्यू राइज होना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये राइज होते 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 अल्टीमेटली ये 1 तक पहुंच जाएगी, ओके। अब ये डिफरेंट पैरामीटर सेटिंग्स हैं, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामीटर्स रखे हुए हैं। इसमें हमने ब्लरिंग यानी जो a की वैल्यू है वो भी चेंज की है। फर्स्ट केस के अंदर मिसाल के तौर पर हमने रखा a की वैल्यू 0.8 रखी और k की वैल्यू 1 रखी, जो कि हमने ऊपर देख चुके हैं हम यहाँ पर। तो हमें इस तरह का रेस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके बाद फिर हमने ये किया कि जो स्केलिंग फैक्टर था उसको हमने 0.5 रखा। 0.5 रखने के बाद अब ये देखें कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इस रेस्पॉन्स की, वो मैक्सिमम 0.5 तक जाएगी, मैक्सिमम 0.5 तक जाएगी, और ये जो इसका स्केलिंग फैक्टर है वो 0.8 है, ठीक है ना। तो जो स्टार्ट होना शुरू हुई यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, ठीक है,
ए की जगह 0.8 आ जाएगा और सेम उसी तरह से वैल्यूएशन होगी। एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 अप टिल 10 और अप टिल 40 तक, यानी जो जो आप एन की वैल्यू लेते जाएंगे जिस तरह से ए की वैल्यू 0.8 थी, तो ये जब इवेल्यूएट होकर ये वैल्यू आती जाएगी और एन बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी ये जो ट्रांजिशन है ये मूव करेगी 0.5 की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 40 पे पहुँच गई, तो 40 जब आप यहाँ पर रखेंगे, एन की वैल्यू 40 रखेंगे तो 40 + 1 41, और 0.8 की पावर जब 41 आएगी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 मौजूद होगा, हम सिर्फ 1 को भी कंसिडर कर सकते हैं। 1 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 से तो 0.5 ही आएगा, और उसको यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कराया तो आपको ये वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, यानी अब ये जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी 0.5 तक, एम्पलीट्यूड जो है इसका अप्रोच करेगा 0.5 तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अटेन्यूएशन जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपके रेस्पॉन्स को। इसी तरह से ब्लरिंग भी आपके रेस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो मतलब ये ब्लरिंग का एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से जब हमने अटेन्यूएशन फैक्टर जो है वो के को रख दिया 1 रख दिया और ए की वैल्यू 0.5 रख दी, अब जब हमने जैसी छोटी करना शुरू की, यानी ब्लरिंग की वैल्यू हमने कम करना शुरू की, अब ये देखें कि जो हमें रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ था उसमें राइज आना शुरू हो गया अचानक से। ठीक है, उसमें अचानक से राइज आना शुरू हो गया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तो बड़ी वैल्यू मौजूद थी लेकिन यहाँ छोटी वैल्यू है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये वाला जो फैक्टर है ये और छोटा होता जाएगा। तो a जो है वो ऑलरेडी छोटा है, और जैसे जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू एवेल्यूएट होकर और मज़ीद छोटी होती जाएगी, और उसके बाद जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ये वैल्यू माइनस होगी 1 में से, तो हमें अल्टीमेटली हम जल्दी जल्दी इस जो एम्पलीट्यूड है k = 1 जो है यहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ओके, रेस्पॉन्स टू सिंगल बिट जिसकी बिट टाइम 32 सैम्पल्स पर बिट है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एक केस क्या है कि हमारे पास एक बिट है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ये सिंगल एक बिट मौजूद है। ठीक है ना, इस सिंगल बिट के अंदर 32 सैम्पल्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो एक्चुअल ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और y ऑफ n जो है ये ब्लैक है, ब्लैक के अंदर ये आउटपुट है। तो नंबर ऑफ सैम्पल्स पर बिट जो है वो टोटल 32 है। इस कंप्लीट एक बिट के अंदर 32 सैम्पल्स मौजूद हैं। ओके, अब हमने क्या किया था, हमने किया ये कि जो इनपुट है इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी जो ब्लू लाइन थी, ब्लू लाइन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो मौजूद है, एक ये पार्ट है, और एक ये ऊपर वाला पार्ट है s ऑफ n जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, ये ऑल्दो ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेज हैं, बट हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो बिट है इस बिट को क्रिएट करने के लिए हमने इस बिट को 2 सिग्नल्स के अंदर तोड़ दिया। अब जब आप इस सिग्नल को और इस सिग्नल को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये वाली वेव फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये वाली बिट आ जाएगी, ये ब्लू वेव फॉर्म, मैं ब्लू की बात कर रहा हूँ अभी। इस ब्लू वेव फॉर्म को और इस ब्लू वेव फॉर्म को आपस में कंबाइन करेंगे तो आपको ये वाली वेव फॉर्म मिल जाएगी, ये ब्लू वेव फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरह से जब आप इस वेव फॉर्म को जो ब्लैक के अंदर है, इस वेव फॉर्म को और इस वेव फॉर्म को आपस में कंबाइन करेंगे तो आपको ये वाली वेव फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने काम क्या किया है, हमने काम ये किया है कि हमने k की वैल्यू को 1 रखा हुआ है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करें, k की वैल्यू हमने 1 रखी है। 0 से लेकर 1 तक ये बिट जो बिट ट्रांजिशन हुई है वो 0 से लेकर 1 तक हुई है। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो ब्लरिंग आई, ब्लरिंग की वैल्यू क्योंकि 0.8 थी तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होनी शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते होते अप टिल अप्रोच कर रही है ये 1 तक, और उसके बाद जब ये डाउन होगी दोबारा
डाउन होगी तो फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करेगी ज़ीरो की तरफ। ये जो एक्चुअल बिट थी, एक्चुअल बिट के अंदर तो फ़ौरन डाउनफॉल फ़ौरन आया, जिस तरह से राइज फ़ौरन आया था, जो फॉल आएगा वो भी फ़ौरन आएगा, बट रेस्पॉन्स जो होगा वो ग्रेजुअल है। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेजुअल रेस्पॉन्स है, और इसी तरह से जब ये डाउन की तरफ जा रहा है तब भी ग्रेजुअल रेस्पॉन्स है। अब ये चीज़ देखें कि जब हमने इस बिट को दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया था, तो अब हमने दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग रेस्पॉन्स कंसिडर किया, दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कंसिडर किया। इस कंपोनेंट का रेस्पॉन्स जो था, जो -SN-SPB, इसका रेस्पॉन्स, ठीक है। अब ये देखें SPB जो है वो 32 है, ये ध्यान में रखिएगा, यानी 32 बिट्स के बाद फिर ये डाउनफॉल आना शुरू होगा। तो एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट था, जब फॉल आना शुरू हुआ इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल फॉल आएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये रेस्पॉन्स जो है वो राइज का रेस्पॉन्स है, एक राइज का रेस्पॉन्स है और एक फॉल का रेस्पॉन्स है, ठीक है। दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो राइज जब आया तो आहिस्ता आहिस्ता आया, इसी तरह से फॉल जब आया तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आया। ये यूनिट स्टेप फंक्शन का, एक्चुअल यूनिट स्टेप फंक्शन का रेस्पॉन्स है, और ये डिलेड वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का रेस्पॉन्स है। इसमें जो डिले है वो 32 सैम्पल्स पर बिट का डिले है, ठीक है। इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह का रेस्पॉन्स आएगा। ओके, देन आपने क्या किया कि अब आपने कहा कि मैं अपने सिग्नल को, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन रेट है उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो अब आपने बिट ड्यूरेशन जो थी कम कर दी। यहाँ पर बिट ड्यूरेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर 32 सैम्पल्स थे जो कि एक बिट के अंदर मौजूद थे। अब बिट टाइम क्योंकि कम हो गया तो नंबर ऑफ सैम्पल्स भी जो है वो कम हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैम्पल्स के कम होने की वजह से अब ये देखेंगे रेस्पॉन्स कुछ इस तरह का आ रहा है। यहाँ पर आराम से ये पहुँच गया था, 32 सैम्पल्स पर बिट थे, तो रेस्पॉन्स जो है वो अराउंड 5-6 के बाद जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुँच गया था। अब उसके बाद जब 16 सैम्पल्स पर बिट कर दिए तो ऑल्दो के इंफॉर्मेशन रेट या बिट रेट जो है वो तो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, बट होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये राइज आया और यहाँ पर फॉल आना शुरू हो गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता और मजीद नंबर ऑफ सैम्पल्स पर बिट कम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 8 सैम्पल्स पर बिट कर दिया, तो 8 सैम्पल्स पर बिट करेंगे तो अब क्या हो रहा है कि ये जो राइज हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम लेवल तक पहुँच गया। मैक्सिमम लेवल तक पहुँचने के बाद फिर डिक्रीज़ जो आना शुरू हुआ वो भी ग्रेजुअल डिक्रीज़ आया। मज़ीद हमने अपने इन्फॉर्मेशन रेट को या बिट रेट को बढ़ाना शुरू किया। अब हमने 4 सैम्पल्स पर बिट कर दिए। जब हमने 4 सैम्पल्स पर बिट किए तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हुआ ये कि अब जो राइज आ रहा था वो अब अपनी एक्चुअल वैल्यू तक या मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये रेस्पॉन्स जो जा रहा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इस मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचने की वजह से देयर आर सर्टेन चांसेस, क्वाइट चांसेस कि जो आपका रिसीवर है वो इस चीज़ को पिक ना कर पाए। अब मज़ीद जब आपने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पर बिट कम कर दिए तो अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता राइज हुआ और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू तक तो पहुँचा ही नहीं, उससे पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आ गया। तो यहाँ पर बिट रेट तो बढ़ गया, यानी बिट्स जो नंबर ऑफ़ बिट्स आप बहुत सारे ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट इशू ये होगा कि नंबर ऑफ़ बिट्स से ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही होंगी लेकिन उनकी डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और डिटेक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो रेस्पॉन्स था वो बहुत स्लो रेस्पॉन्स, बहुत स्लो नहीं, मतलब रेस्पॉन्स जो था वो अकॉर्डिंगली नहीं था जिस हिसाब से आपकी ट्रांजिशंस हो रही हैं या जिस हिसाब से आपको रिसीव हो रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। अगर आपने 1 सैम्पल पर बिट कर दिया तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही कुछ भी मौजूद नहीं है, ये भी राइज हो ही नहीं पाया था कि उसके बाद ये फ़ौरन ही डिक्रीज आ गया, फॉल आ गया। ओके, रेस्पॉन्स टू मोर जनरल इनपुट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं कि हमने x ऑफ n कंसिडर किया, ठीक है। ये बिट 1 है, बिट 0 है, बिट 1 है, बिट 2 है, बिट 3 है, बिट 4 है, ये टोटल 7 बिट्स हैं, ठीक है। और ये टोटल 7 बिट्स को हमने इस वेव फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। अच्छा, अब इस वेव फॉर्म को हम x ऑफ n कह रहे हैं,
और इस एक्स ऑफ एन को हम ये कहते हैं कि हम मल्टीपल यूनिट स्टेप फंक्शंस के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो जो डिलेड वर्जन है, अब ये हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं तमाम चीज़ें, तो हम इसमें दोबारा फर्दर हम दोबारा नहीं जा रहे। तो हम बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि मल्टीपल यूनिट स्टेप फंक्शंस को कंबाइन करने के बाद हमें ये एक वेव फॉर्म मिल रही है, ठीक है, और इसमें 8 बिट्स मौजूद हैं। तो जब ये वेव फॉर्म डिस्क्रीट टाइम चैनल के थ्रू पास होगी तो हम ये कर सकते हैं कि हम अलग अलग यूनिट स्टेप फंक्शंस के रेस्पॉन्स मालूम कर लें और उनको कंबाइन कर दें, तो हमें इस कंप्लीट वेव फॉर्म का रेस्पॉन्स पता चल जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करें कि हम सिग्नल को लें, एक्स ऑफ एन को लें, उसको मल्टीपल यूनिट स्टेप फंक्शंस के अंदर ब्रेक कर दें और फिर उसके बाद हर यूनिट स्टेप फंक्शन का हम रेस्पॉन्स मालूम करना शुरू कर दें, ठीक है। हमने हर यूनिट स्टेप फंक्शन का रेस्पॉन्स मालूम किया। हर यूनिट स्टेप फंक्शन का रेस्पॉन्स मालूम करने के बाद हमने इन तमाम को ऐड कर दिया। जब हम इन तमाम को ऐड कर देंगे तो जो सिग्नल रिसीव होगा या जो आउटपुट आएगा वो इस एक्चुअल सिग्नल का रेस्पॉन्स हो जाएगा। यानी ये एक्चुअल सिग्नल था, इसका रेस्पॉन्स ये आ गया, ठीक है। ओके, तो रिसीवर साइड के ऊपर क्या होता है, रिसीवर एंड के ऊपर ये होता है कि यहाँ से जो हम वेव फॉर्म ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल यूनिट स्टेप फंक्शंस है, वो LTI सिस्टम में से पास हुआ, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के अंदर से पास हुआ। उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स मिला, मतलब ये हम चैनल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चैनल की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो भी रेस्पॉन्स आया उसके अंदर एक चीज़ और ऐड होती है जिसको हम नॉइस कहते हैं, ठीक है। नॉइस की एडिशन हुई और उसमें कुछ ऑफसेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल वेव फॉर्म थी, इसका रेस्पॉन्स जब ये चैनल के थ्रू पास हुआ तो इसका रेस्पॉन्स ये था और चैनल के अंदर ही नॉइस की एडिशन हो गई और ऑफसेट ऐड हो गया। उसके बाद जब चैनल के थ्रू पास होने के बाद जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीव साइड पे पहुंचेगा, तो इसमें नॉइस की एडिशन मिलेगी इस रेस्पॉन्स को। अब ये देखें कि यहाँ रेस्पॉन्स इस तरह का मौजूद था, लेकिन जब ये रिसीवर साइड पे पहुंचा तो अब ये देखें कि एम्पलीट्यूड जो था इसका नॉइस की वजह से वो इंक्रीज हो गया कुछ, ठीक है। इसी तरह से इसमें कुछ ऑफसेट ऐड हो गया इसमें, और सी की क्योंकि सी था तो सी की वजह से कुछ ऑफसेट ऐड हो गया और साथ साथ इसका ये एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड भी इसका बढ़ गया ड्यू टू नॉइस, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।